और विश्वास मानो, इसको यहां लिखा हूं और इसको यहां लिखा हूं, लिटरली में ये काफी दूर है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी आपको आईआईटी बॉम्बे तक पहुंचने के लिए। अब चलिए, एग्जामिनेशन देकर आईआईटी जाना चाहता है, उस बच्चे के 12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन में 75% नंबर आने मैंडेटरी हैं। क्या टेंशन में रहता है, सोचता है जेई अच्छे से प्रिपेयर करूंगा अगली बार के लिए, लेकिन अगली बार तक जब वो आता है तब बीच में 2 महीना जो बचता है वो 2 महीना पूरा उसका बोर्ड लेकर जाता है। तो जब हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज बड़ा बढ़िया सा एक वीडियो लेकर आया हूं तुम सारे बच्चों के लिए कि क्या तुम आईआईटी बॉम्बे के लिए एलिजिबल हो। देखो, ये वीडियो उस बच्चे के लिए है जिसने आईआईटी करने का सोचा है और आईआईटी बॉम्बे उसके दिमाग में है, उसका सपना है। तो अभी तुम शायद एग्जामिनेशन तुरंत नहीं दे रहे होगे, लेकिन पहले से आपको ये बातें पता होनी चाहिए ताकि आगे चलकर ऐसा ना हो कि आईआईटी बॉम्बे आपसे छूट जाए क्योंकि आपने पहले कभी कोई गलती कर दी थी। तो जितनी जल्दी सजग होगे, जितनी जल्दी जागरूक होगे, उतना ज्यादा आईआईटी बॉम्बे आपके लिए मुमकिन होगा। ठीक है, तो वीडियो बड़ा बेहतरीन सा होने वाला है क्योंकि ये वीडियो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, तो ध्यान से सुनिए। शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखो, तुम अभी यहां पर हो। अब मुझे नहीं पता तुम कौन से क्लास में हो, पर मैं मान रहा हूं शायद 9वीं में होगे, 10वीं में होगे, 11वीं में होगे या फिर 12वीं में होगे। अगर तुम 12वीं में हो, अभी 11th से 12th में गए हो, अभी तो 11th से 12th में नहीं गए होगे, लेकिन 11th से अगर तुम 12th में हो तो तुम ठीक अगले साल जेडब्ल्यू का पेपर दोगे। अगर तुम 11वीं में हो तो तुम अगले के अगले साल, मतलब तुम्हारे पास 1-1.5 साल का समय होगा। वैसे ही 10वीं वाले के पास 2.5 साल का समय होगा, 2-2.25 साल का, और 9वीं वाले के पास 3-3.25 साल का समय है। तो एक बात तो पक्की है भाई, अगर कोई बच्चा जितनी जल्दी शुरुआत करे उसके पास समय उतना ज्यादा मिल जाएगा इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। और विश्वास मानो, इसको यहां लिखा हूं और इसको यहां लिखा हूं, लिटरली में ये काफी दूर है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी आपको आईआईटी बॉम्बे तक पहुंचने के लिए। अब चलिए बताता हूं कि वो मेहनत क्या है। तो सबसे पहला होता है कि हर बच्चा फरवरी से मार्च के टाइम पे बोर्ड एग्जामिनेशन देता है। अब 10वीं वाला 10वीं का बोर्ड देगा, 12वीं वाला 12वीं का, पर मैं यहां पर बोर्ड्स कह रहा हूं 12वीं का। तो 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों होंगे अभी बताता हूं। तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा फरवरी से अप्रैल में, ठीक है। अब बात करते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में एक क्राइटेरिया है जो बहुत ही इनफेमस क्राइटेरिया है, जिसका नाम है 75% क्राइटेरिया। अब ये इनफेमस क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जो बच्चों के जीवन को, मतलब कहते हैं लिटरली बहुत ज्यादा परेशान बना देता है। तो ये क्राइटेरिया ये कहता है कि कोई भी बच्चा जो जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन देना चाहता है, जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन देकर आईआईटी जाना चाहता है, उस बच्चे के 12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन में 75% नंबर आने मैंडेटरी हैं। अन्यथा आईआईटी जाने के लिए जो एग्जाम होता है जेडब्ल्यू एडवांस, जैसे जेडब्ल्यू एग्जाम में 2 हिस्से होते हैं, जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस। तो एडवांस का जो एग्जाम है उसमें आपको बैठने ही नहीं दिया जाएगा। फॉरगेट अबाउट आईआईटी जाना, आपको एग्जाम में ही जब नहीं बैठने देंगे तो आप आईआईटी जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो तो पता ही नहीं चलेगा कभी। तो आपको उस एग्जाम में ही नहीं बैठने देंगे अगर आपका 75% नंबर नहीं आते हैं। अब तो ये है इनफेमस 75% क्राइटेरिया, और इसीलिए इसको इनफेमस कह रहा था क्योंकि बच्चों के नाक में दम करने वाला क्राइटेरिया है। अब ये 75% क्राइटेरिया में 75% किसमें नंबर चाहिए? तो टोटल एग्रीगेट चाहिए होता है, टोटल या एग्रीगेट जो कह लो, परंतु टोटल के जो सब्जेक्ट हैं वो पहले से निर्धारित है। कैसे भाई? तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स गारंटीड है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो रखना ही पड़ेगा, नो मैटर आपके कितने भी नंबर आते हैं। अब फिजिक्स अगर मान लो तुम्हारे टोटल 5 ही सब्जेक्ट हैं, तब तो कोई टेंशन ही नहीं, 5 सब्जेक्ट का तुम एग्रीगेट ले लो। लेकिन कई सारे बच्चों के 12वीं में 6 सब्जेक्ट होते हैं, या कईयों के तो 7 सब्जेक्ट होते हैं, वो 7 सब्जेक्ट में बोर्ड्स देते हैं। तो अगर आपका 6 सब्जेक्ट है तो आपका पीसीएम फिक्स रहेगा। अगर आपने 6 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज का लिया, मान लेते हैं आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों रखा है, तो इंग्लिश या हिंदी आपके जिसमें भी ज्यादा नंबर आएंगे ना उसको कंसिडर किया जाएगा, ये रूल कहता है। हाँ, तो अगर आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों रखा है तो लैंग्वेज में जिसमें भी ज्यादा नंबर आएंगे वो कंसिडर होगा, और उसके बाद आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो अब यहां पर मान लेते हैं आपके 4 सब्जेक्ट होगा और आपने 6 में एग्जाम दिया है, तो अब बचे हुए 2 सब्जेक्ट जो है ना आपके, उन दोनों में से जिसमें भी ज्यादा नंबर आएगा वो कंसिडर होगा। मेरी बात समझे? तो रूल ये कहता है कि आपका नंबर कंसिडर किया जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस 1 लैंग्वेज, और लैंग्वेज के साथ जो भी बचा हुआ बेस्ट सब्जेक्ट है उसका बेस्ट सब्जेक्ट। तो इस तरीके से 4 सब्जेक्ट फिक्स होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिक्स हो गया, 1 लैंग्वेज फिक्स हो गया। अगर आपने लैंग्वेज 2 लिए हैं, जनरली बच्चा 2 लेता नहीं है, मोस्टली बच्चा इंग्लिश में पेपर देता है, तो इंग्लिश का मार्क्स आ जाएगा। अगर आपने 2 लिया है तो जो भी दोनों में से अच्छा नंबर आया उसका ले लिया जाएगा, और फिर
आखिरी में जितने सब्जेक्ट बचे उनमें से जिसमें भी बेस्ट नंबर आया वो लिया जाएगा। ऐसे बनता है 75% क्राइटेरिया। अब इसमें 75% क्राइटेरिया जो है, ये मैंने रूल भी आपको बता दिया। अब इसमें एक और एलिबाई है कि आपका 75% अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने बोर्ड में टॉप 20% बच्चों में आ जाइए। मतलब तो होता क्या है, हर बोर्ड में, जैसे सीबीएसई है, आईसीएसई है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, हर बोर्ड होता है, तो हर बोर्ड में बहुत सारा बच्चा एग्जाम देता है। जैसे मान लीजिए सीबीएसई में से फॉर एग्जांपल 20 लाख बच्चा एग्जाम देता है बोर्ड 12वीं का, से फॉर एग्जांपल। तो अगर 20 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है तो इस 20 लाख बच्चों में टॉप का 20% बच्चा कितना होगा, 4 लाख। तो आप रैंक वाइज टॉप के 4 लाख बच्चों में अगर आप आ जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन अलाउड होगा। तो जेडब्ल्यू ने इसको रूल इसलिए निकाला क्योंकि जेडब्ल्यू ने कहा, अब जैसे सीबीएसई में तो 75% है, तो जेडब्ल्यू ने कहा कि अगर मान लीजिए कभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी साल सीबीएसई ने इतना टफ पेपर सेलेक्ट किया, इतना टफ पेपर सेट किया कि जो टॉपर है उसी बच्चे को 70% आ रहे हैं, तो भाई कैसे होगा सिलेक्शन? फिर तो सारा सीबीएसई का बच्चा गायब हो जाएगा, कोई बच्चा दे ही नहीं पाएगा एग्जाम। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसको सही करने के लिए मैं हर बोर्ड में टॉप के 20% बच्चों को अलाउड करूंगा, हर बोर्ड में। और इससे सीबीएसई में तो असर नहीं पड़ेगा क्योंकि टॉप 20% जो 4 लाख बच्चा है ना, उसका जब मार्क्स देखा गया कि टॉप 4 लाख आने में के लिए कि आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, तो सीबीएसई में वो मार्क 80 से 82% का निकलता है, मतलब 75% से ज्यादा। तो यहां तो फायदा नहीं है। लेकिन बड़े सारे स्टेट बोर्ड ऐसे होते हैं जहां पर मार्क्स ज्यादा नहीं उठते। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये सीबीएसई है, इसमें आपको कहां गया यहां पे, हाँ, 419 नंबर लाना पड़ेगा फॉर टॉप 20% स्टूडेंट्स। टॉप के 20% बच्चों में आने के लिए 419 नंबर, 419 का मतलब होता है 84%, 84% से थोड़ा कम 83.8। तो भाई ये बताओ 84% ला पाओगे? बहुत ज्यादा होता है मार्क्स 84%। उसके बाद आप देखो सीबीएसई में 422 आया, ये कौन सा है टॉप 20, ये 2024 का है, 2025 का है। तो सीबीएसई में ज्यादा नंबर लाना पड़ता है। लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ स्टेट बोर्ड में मैं नाम लिख देता हूं, जैसे असम बोर्ड है। असम बोर्ड में टॉप 20% बच्चा में आने के लिए आपको मात्र 69% नंबर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब हर साल बदलता है, लेकिन पिछले साल का 69% था। वैसे ही बिहार बोर्ड में पिछले साल टॉप 20% बच्चों में आने के लिए मार्क का 71% था मात्र। तो इन बोर्ड्स के अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो कुछ स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जहां पर टॉप 20% में आना ज्यादा आसान है वर्सेस 75%। अन्यथा 90% जगह तो 75% में ही आना ज्यादा आसान होता है। क्लियर हो गया भाई? तो ये है द इनफेमस 75% क्राइटेरिया। अब जब आप ये सारे दिक्कतों से जूझ लेते हैं तब आता है जेडब्ल्यू। तो अब जेडब्ल्यू आया, मान लेते हैं कि आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ गए। अब जेडब्ल्यू के ना 2 सेशंस होते हैं। एक होता है जेडब्ल्यू का मेंस का सेशन 1। तो पहले तो ये समझो जेडब्ल्यू में 2 एग्जाम होते हैं। पहला एग्जाम होता है जेडब्ल्यू का मेंस और दूसरा एग्जाम होता है जेडब्ल्यू का एडवांस। अगर आप मेंस क्लियर करते हैं तभी आपको इस एग्जाम में बैठने का अलाउ किया जाता है। अगर आप मेंस नहीं क्लियर कर पाए तो आपको एडवांस एग्जाम देने ही नहीं दिया जाएगा। नो मैटर, ये भी हो सकता था कि भाई एडवांस आप देते तो शायद एडवांस हो जाता, मेंस नहीं हो पाया, पर आपको देने ही नहीं दिया जाएगा, ये रूल है। अब जेडब्ल्यू का जो मेंस पेपर होता है वो साल में 2 बार होता है। एक बार होता है जनवरी में और एक बार होता है अप्रैल में। ये जनवरी में और अप्रैल में। आपको ये बता दूं, ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, फरवरी टू अप्रैल, ये हमेशा मेंस का सेशन 1 और सेशन 2 के बीच में पड़ता है। ये भी एक सरदर्दी है बच्चों के लिए, क्योंकि फरवरी मार्च में बच्चा जब पहला सेशन देता है तो ये पहला सेशन जनरली बच्चों को अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वो तैयार नहीं होते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, 10 तरह की चीजें। तो बच्चा टेंशन में रहता है, सोचता है जेई अच्छे से प्रिपेयर करूंगा अगली बार के लिए। लेकिन अगली बार तक जब वो आता है तब बीच में 2 महीना जो बचता है वो 2 महीना पूरा उसका बोर्ड लेकर जाता है। तो जब बोर्ड उसका पूरा 2 महीना लेके जाता है तो जब वो अगली बार बैठता है तो फिर से अनप्रिपेयर्ड बैठता है, और यहां पर होती है दिक्कत। तो खैर वो सब बात की बात है। अब आप ये समझिए कि जनवरी अटेम्प्ट में हमेशा मार्क्स लाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर 90% बच्चा अनप्रिपेयर्ड रहता है, क्योंकि बच्चों का सिलेबस नहीं होते हैं, कईयों का स्कूल में सिलेबस चल रहा होता है, प्रैक्टिकल की फाइलें मांगते हैं। जो ड्रॉपर वाला जो बच्चा है वो तो कई सारा बच्चा जनवरी का सेशन ही नहीं देता, क्योंकि ड्रॉपर वाला जो बच्चा है ना वो अपनी जर्नी शुरू करता है पिछले साल मई से। तो मई से लेकर जनवरी के बीच में उसका सिलेबस 2 साल का हो ही नहीं पाता है, क्योंकि 8 महीने में 2 साल का सिलेबस कैसे करोगे? नहीं हो पाता। तो वो वाला मई वाला जो बच्चा वो सीधा अप्रैल में बैठता है। तो जनवरी में इसीलिए अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं तो आपके लिए मार्क्स लाना बहुत आसान होगा, क्योंकि कंपटीशन कम होता है। परंतु अप्रैल में क्या होता है, बच्चे का बोर्ड्स खत्म, ड्रॉपर वाला बच्चे का सिलेबस खत्म, सारे बच्चे का कॉन्फिडेंस सुपर हाई। तो हेंस अप्रैल में ना बच्चा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है और यहां पर हर बच्चा बहुत अच्छा नंबर लेकर आता है। तो इसीलिए यहां कंपटीशन बहुत ज्यादा कट थ्रोट हो जाता है। ठीक है, तो ये है जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट जेडब्ल्यू मेंस का सेशन 2।
सेशन 1 और सेशन 2 में 90% बच्चा दोनों एग्जाम देता है, सेशन 1 भी और सेशन 2 भी। अब इसमें रूल ये है कि आप सेशन 1 और सेशन 2 में जिसमें आपके ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे वो कंसिडर किया जाएगा, बेस्ट ऑफ 2। तो ये भी बढ़िया बात, आपने दोनों दिया, आपका मार्क्स आ गया। अब अगर आप इन दोनों जगहों पर क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई करने का मतलब क्या, तो जनवरी और अप्रैल सेशन जब हुआ तो इसमें क्वालिफाई करने के लिए जो पहले क्राइटेरिया बताता हूं, तो पहला तो आप 12वीं पास होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए। आप जिस साल 12वीं दे रहे हैं उस साल आप जेडब्ल्यू दे सकते हैं, उसके पहले नहीं दे सकते हैं। उसके उस साल, जैसे मान लेते हैं अगर किसी बच्चे ने 12वीं दिया है 2026 में, तो 2026 में वो बोर्ड जेई दे सकता है, 2027 में भी वो जेडब्ल्यू दे सकता है, 2028 में भी वो जेडब्ल्यू दे सकता है। जेडब्ल्यू अपने जीवन काल में 3 साल दिया जा सकता है, जिस साल आपने 12वीं किया उस साल से लेकर 2 साल और एक्स्ट्रा। ये जेडब्ल्यू मेंस का रूल है, ध्यान रखना, मेंस, एडवांस का नहीं बताया, एडवांस का भी अलग है। इसमें एज क्राइटेरिया नहीं है, भले आपने 35 साल में अगर 12वीं कंप्लीट किया ना, तो आप 35 साल के बाद 35वें साल, 36वें और 37वें साल दे सकते हैं। क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हर साल कितना बच्चा बैठता है, तो कोविड के टाइम पे बहुत कम बच्चा हो गया था, क्यों भाई, कोविड के टाइम पे कोई पढ़ ही नहीं रहा था, तो कोविड के टाइम पे बड़ा कम बच्चा था। कोविड जैसे ही गया बच्चा बढ़ना चालू हुआ, बच्चा बढ़ना चालू हुआ, और अभी 2026 में उम्मीद है कि बच्चा यहां पर 16 से 17 लाख बच्चा यहां पर एग्जामिनेशन देगा। सारे चांसेस ऐसे लग रहे हैं 17 लाख हो जाएगा। हो सकता है 2-3 साल बाद तक ये 20-22 लाख पहुंच जाए आराम से, नीट को भी क्रॉस कर जाए। क्लियर। अब इतना बच्चा अपीयर होता है एग्जाम में। क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रहता है, तो अब देखो, क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब वो बच्चा जो जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाई करके एडवांस लिखने के लिए एलिजिबल है। मैंने बताया था ना, मेंस क्वालिफाई करोगे तब एडवांस लिखने मिलेगा, तो आप मेंस क्वालिफाई करके एडवांस लिख पाए, इसके लिए आपको कितना नंबर चाहिए, तो 88.41 परसेंटाइल है। ध्यान रखिएगा, ये परसेंट नहीं है। मतलब क्या होता है, परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि वो बच्चा सेलेक्ट हुआ है एडवांस लिखने के लिए जो 88.41% बच्चों से आगे है। परसेंटाइल का कोई लेना देना नहीं है नंबर, मार्क्स से, पेपर में कितने नंबर बने उससे कोई लेना देना नहीं है परसेंटाइल का। परसेंटाइल का मतलब होता है कि उस एग्जाम में बैठने वाले जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, इन बच्चों में से जो बच्चा 88.4% बच्चों से आगे होगा उन बच्चों को मौका दिया जाएगा। या यूं कह लो कि जो बच्चा 90.77 से जो आगे है उसको मौका, मतलब टॉप के 10% बच्चों को मौका मिला, यहां पे टॉप के 12% बच्चों को मौका मिला। समझ पा रहे हो, ऐसे होता है। इसका मतलब 11.4 है, मतलब सॉरी 88.4 है, मतलब 11.6, 11.6% बच्चा जो टॉप का था उन बच्चों को मेंस क्वालिफाई करवाया गया, मतलब वो बच्चे मेंस क्वालिफाई किए। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते तुम देख रहे होगे ये 93 तक पहुंच गया है। मतलब साल 2025 में जो 14,75,000 बच्चा एग्जाम देने बैठा था उसमें 93.1 परसेंटाइल से ज्यादा लाने वाला बच्चा, मतलब वो कितना होगा, 100 से माइनस करो, 6.9%, मात्र 6.9% बच्चे को ही मेंस क्वालिफाई करके एडवांस लिखने का मौका दिया गया, बाकियों को मौका भी नहीं दिया गया। एक्चुअली में ये कंपटीशन है बाबू। और 16 से 17 लाख जब बच्चा बैठेगा तो फॉर श्योर उम्मीद है कि ये 94 परसेंटाइल से ज्यादा का कट ऑफ जाएगा। मतलब हर हाल में सिर्फ 6% या उससे भी कम बच्चे ही जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। टॉप के 6% बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे, बाकी बच्चे छांट दिए जाएंगे। क्लियर है। अब कट ऑफ का ट्रेंड बता दिया। अब इस कट ऑफ के लिए नंबर कितने चाहिए होते हैं, तो जेडब्ल्यू मेंस जो है वो 300 नंबर का पेपर होता है। कितने का, 300। इसमें फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो तीनों 100-100 नंबर के होते हैं, 100-100-100। क्लियर। तो 100-100-100 नंबर में जब 88 परसेंटाइल कट ऑफ था तो 75 से 90 नंबर के आसपास चाहिए होता था। ये इसका एग्जैक्ट नंबर आउट नहीं किया जाता इसलिए लमसम है। फिर वैसे ही ये 87 से 118 बढ़ा जब ये परसेंटाइल बढ़ गया, फिर और बढ़ा 93, जो 2025 की बात कर रहा हूं, इसमें 85 से 135 के आसपास नंबर चाहिए था 300 में। तो एक बात तुमको दिख रहा होगा कि ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा नंबर चाहिए ना, 300 नंबर के पेपर में आधा नंबर भी नहीं चाहिए, 50% भी नहीं चाहिए, उससे कम में ही सिलेक्शन हो जाएगा। परंतु उससे कम लाने वाले बच्चे भी, मतलब 50% से 135 लाने वाले बच्चे जो हैं उनकी संख्या मात्र 6% है। 94% बच्चा वो ला ही नहीं पा रहा। समझ पा रहे हो। तो एक्चुअली में सवाल थोड़े कठिन तो होते हैं बॉस, नहीं होंगे तो भैया सब बच्चा बना लेगा। तो आपको इतने नंबर पे ये बात बन रही है। तो अगर तुम पूछोगे कि आने वाले साल में क्या होगा, तो हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल के बाद। अब मैक्स टू मैक्स टारगेट अगर रखिएगा तो आप रखिए, अपने दिमाग में बनाइए कि भैया 150 नंबर से ज्यादा नहीं चाहिए होगा। तो 150 नंबर
आपका मिनिमम आना चाहिए, मिनिमम 150 नंबर का बनने चाहिए 300 नंबर के पेपर में, अगर मेंस क्वालिफाई करना है तो। अब जब आप जेडबलई मेंस का सेशन 1 दे दिए, सेशन 2 दे दिए, दोनों में कुछ अच्छा नंबर आ गया, तो मैं मानता हूं आप क्वालिफाई कर गए। जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपका जाएगा जेडबलई एडवांस। अब आपको जेडबलई एडवांस देने का मौका मिला, ठीक है, तो आप एग्जाम देने गए। अच्छा, आपको बता दूं, जेडबलई एडवांस देने का जो मौका होता है हर साल फिक्स होता है कि सिर्फ 2.5 लाख बच्चा इस एग्जाम को देगा, 2,50,000। तो भले इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, ये संख्या बढ़ रही है, पर हर बार जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो निकलता ही इस बात पे है कि सिर्फ टॉप के 2.5 लाख बच्चों को अलाउ करना है एग्जाम देने के लिए। तो हर साल सिर्फ 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो 2.5 लाख बच्चे वो हैं जो जेडबलई एडवांस का एग्जाम देते हैं। तो अब 16 लाख 17 लाख बच्चा बैठा जेडबलई मेंस देने के लिए, 16-17 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख बच्चों को अलाउ किया गया कि भैया आप जेडबलई एडवांस दे सकते हैं। एडवांस में जो 2.5 लाख बच्चा एग्जाम देने के लिए अलाउ किया गया, उसमें आईआईटी सबको मिलेगा क्या? क्योंकि जेडबलई एडवांस, तो आपको यह भी बता दूं, जो बच्चा जेडबलई मेंस क्वालिफाई करता है उस बच्चे को एनआईटी दिया जाता है, ट्रिपल आईटी दिया जाता है, जीएफटीआई दिया जाता है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इन सारे टाइप के कॉलेज दिए जाते हैं। जो बच्चा जेडबलई एडवांस क्वालिफाई करता है उसको आईआईटी दिया जाता है। आईआईटी के साथ एक आध दो और कॉलेज हैं, जैसे आईआईएससी हो गया, आरजीआईपीटी हो गया, ये सब टाइप के, बट तुम मोटा मोटी मानो आईआईटी। तो एक्चुअली में ये जो 2.5 लाख बच्चा बैठा है, इसमें से आगे भी आईआईटी सबको नहीं मिलेगा। आईआईटी में सीट ही 18,000 है, मात्र 18,000, और उसमें भी कोटा वोटा लग के तो बहुत सारे इधर उधर हो जाएंगे। तो सिर्फ 18,000 बच्चों को सीट मिलने वाली है अभी। तो मतलब अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ, अभी और कंपटीशन है, रुको सुनो। तो अब होगा क्या, जेडबलई एडवांस का क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी? तो भैया यहां पर एज लिमिट है कि आप मैक्सिमम 25 साल के हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर कैटेगरी है तो 5 साल का रिलैक्सेशन ले लो। अब जेडबलई एडवांस बच्चे अपने जीवन काल में 2 ही बार दे सकते हैं। जैसे जेडबलई मेंस पीछे देखा था हमने, 3 बार दे सकते हो, जिस साल 12वीं दिए हो उस साल, उसके अगले साल और अगले के अगले साल। इसमें कहता है कि जेडबलई एडवांस आप 12वीं वाले साल दे सकते हैं, जिस साल 12वीं दिए हो उस साल, और उसके साथ 1 साल और। मेंस तो 1 साल उसके बाद भी था, पर इसमें नहीं है। तीसरे बार अगर आप मेंस देते हैं तो आप एडवांस नहीं दे पाएंगे। तो एडवांस आपको सिर्फ जीवन काल में 2 ही बार देने दिया जाता है, ठीक है। और जेडबलई एडवांस का एग्जाम होता भी साल में 1 ही बार है। जैसे मेंस 2 बार होता है ना, जनवरी और अप्रैल, ये सिर्फ 1 ही बार होता है। अब यहां तक की बात समझ में आ गई। तो अब एडवांस में कितना बच्चा बैठता है? तो देखो 2.5 लाख बच्चों को ना हर साल अलाउ किया गया कि भैया तुम जाओ एग्जाम दे दो। पर इतना कठिन एग्जाम है ये जेडबलई एडवांस, इतनी हालत टाइट रहती है बच्चों को कि 2.5 लाख बच्चों को बोला गया कि भैया एग्जाम देकर आओ, पर एग्जाम सेंटर पे मात्र 1,80,000 बच्चा पहुंचा। सच में ये फैक्ट है, हर साल ऐसा हो रहा है। फिर 2024 में भी फिर बोला 2.5 लाख बच्चों को जाओ भाई एग्जाम देकर आओ, 1,80,200 बच्चा पहुंचा एग्जाम, बाकी 70,000 भाग गए। 2.5 लाख में से बाकी 70,000 भाग गए, बोले नहीं हम एग्जाम ही नहीं देंगे। फिर 2025 में फिर से 2.5 लाख बच्चों को अलाउ किया गया, बोला कि 1,80,422 बच्चा ही पहुंच ही नहीं रहा बच्चा बोला नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, माफी करो हमको। ऐसी हालत है, बच्चे डरते भी हैं इससे बहुत बहुत ज्यादा, सच बता रहे हैं। तो 2026 हो 27 हो, हर बार 2 लाख से नीचे ही बच्चा जाता है एग्जाम में, ठीक। अच्छा, इतना बच्चा जो बैठा, अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि 1,80,000 बैठा, इसमें से आईआईटी मिलेगा मात्र 18,000 को, 10% बच्चों को। अब जो बच्चा जेडबलई एडवांस में एग्जाम देने बैठता है वो बच्चा भी क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड होता है। मतलब यहां पर भी क्वालिफिकेशन होती है, परंतु मेंस में क्वालिफाई करोगे तो एडवांस लिखने मिलेगा, पर एडवांस में क्वालिफाई करोगे तो क्या लिखने मिलेगा? तो यहां कुछ लिखने नहीं मिलता। अब जेडबलई एडवांस में अगर क्वालिफाइड होते हैं, इसका मतलब कि आपको रैंक मिलेगा। मतलब तो 1,80,000 बच्चा जो बैठा है एग्जाम देने, उसमें से 43,000 बच्चा, 43,000 स्टूडेंट क्वालिफाई किया, मतलब 43,000 बच्चों को रैंक मिलेगा कि ऑल इंडिया रैंक आपका 50 आया, 10,000 आया, 2,000 आया, ऐसा मिलेगा। बचा हुआ जो बच्चा है ना, जैसे 1,80,000 में से 43,000 हटा दो अगर तुम, तो 1,35,37,000, 1,37,000 बच्चा ऐसा होगा जिसको रैंक भी नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ लिख दिया जाएगा यू आर नॉट क्वालिफाइड। उसको नॉट क्वालिफाइड लिखकर मिल जाएगा, और उसको यह भी नहीं बताया जाएगा कि आपका रैंक 1 लाख था कि 80,000 था कि 60,000 था, उसको नहीं बताया जाएगा। तो रैंक सिर्फ इतने बच्चों को पता चलता है। तो इसका मतलब होता है क्वालिफाइड। तो 48,000 और यहां 54,000, हो सकता है आने वाले सालों में 55,000, 60,000, 65,000 ऐसा हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जो क्वालिफाइड है इनको सीट मिली, नहीं, इनको सिर्फ रैंक मिली है। अभी सीट मिलने का जो जद्दोजहद है और आगे देखिए क्या। तो अब कट ऑफ कितना है भैया? ये रैंक मिल जाए आपको, इतने बच्चों में आप आ जाएं, इसके लिए कितना नंबर लाना पड़ता है? तो आपको बता दूं जेडबलई एडवांस जो है ना, वो 360 नंबर का पेपर होता है।
लेकिन मजे की बात पता है, जैसे जेडब्ल्यू मेंस 300 का पेपर था, उसमें सिर्फ एक पेपर होता है। एक पेपर या तो सुबह होगा 9 से 12 या तो शाम को होगा 2 से 5, बस दैट्स इट। परंतु जेडब्ल्यू एडवांस में 2 पेपर होते हैं बॉस। ये 360 नंबर पेपर 1 का 180 नंबर होता है और पेपर 2 का, पेपर 1 पेपर 2 का 180 नंबर, और ये भी 3 घंटे का पेपर होता है और ये भी 3 घंटे का पेपर होता है। तो बॉस वहां 300 नंबर जो आ रहे थे वो 3 घंटे के एक पेपर से आ रहे थे, यहां 3-3 घंटे के 2 पेपर, 6 घंटे का पेपर होता है, तब 360 नंबर का पेपर है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पहले में भी पूछते हैं, दूसरे में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछते हैं। मतलब पेपर 1 में 60 नंबर की फिजिक्स, 60 की केमिस्ट्री, 60 की मैथ। पेपर 2 में 60 की केमिस्ट्री, 60 की फिजिक्स, 60 की मैथ, और हर एक सवाल 4 नंबर का। मतलब आप ये समझो कि जो पेपर 1 है, इस पेपर 1 में जो फिजिक्स आएगा इसमें 15 सवाल होंगे, केमिस्ट्री में भी 15 सवाल और मैथमेटिक्स में भी 15 सवाल, कुल मिलाकर 45 सवाल, और आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा। अब ये जो 360 नंबर का पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के, इसमें जो बच्चा 86 नंबर लाया था उसको रैंक मिल गया। मतलब तुम समझो 1,80,000 बच्चे में से मात्र 43,000 43,000 सिर्फ ऐसे बच्चे थे जो 86 नंबर ला पाए थे, बाकी तो 86 भी नहीं ला पाए। 86 का मतलब क्या होता है, अगर मैं 36 का 360 का परसेंटेज निकालूं तो 25% से भी कम। 25% मतलब होता है 90 नंबर। 360 का 25% क्या होगा, 90 होगा। तो 25% नंबर भी नहीं लाना है। वो लाने वाले बच्चे मात्र 43,000 थे। अगले साल वो 109 नंबर बना और उसके अगले साल 74 नंबर। मतलब आपको 120 नंबर, 33% नंबर भी नहीं लाना है। अगर आप 360 के पेपर में 1/3 भी सही बनाकर आते हैं, 1/3, फॉरगेट अबाउट द 2/3, 1/3 भी सही बना के आते हैं तो आप क्वालिफाइड कहलाएंगे। ये है जेडब्ल्यू एडवांस। प्रॉपर इज्जत मिलनी चाहिए बेटा जेडब्ल्यू को, सच सच बता रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है कि मजा ही मजा है। तभी तो करोड़ों का पैकेज मिलता है यार। आईआईटी बॉम्बे जो तुम जिसका सपना देख रहे हो, तुमने देखा कि नहीं, हर साल न्यूज में होता है कि भैया इस साल का हाईएस्ट पैकेज 4 करोड़, 3 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़। भाई कोई फ्रेशर को, मतलब बच्चा अभी कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी उसको 3 करोड़ दे रहे। 3 करोड़ का मतलब समझते हो? 3 करोड़ का मतलब होता है महीने का 25 लाख रुपए। कौन देता भाई? यहां साल का 25 लाख अगर किसी को नौकरी मिल जाती है तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं, उसके घर में सारे लोग जश्न मनाते हैं। किसी बच्चे को जिसको कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी 22 साल की उम्र है, 22 साल के नए नवेले लड़के या लड़की को तुम 25 लाख रुपए दे रहे हो महीने का, तो ऐसे ही थोड़ी मिलेगा। वो बच्चा इतने जतन से गुजरता है, तब जाकर महीने का 25 लाख मिलता है। समझ रहे हो? चलो अब बात करते हैं जेडब्ल्यू एडवांस। तो अब क्वालिफाइड भी हो गए, तो अब बात करते हैं अब आईआईटी बॉम्बे कैसे पहुंचेंगे। तो आईआईटी बॉम्बे में तो देखो, ये जो जेडब्ल्यू एडवांस है ना, इसमें कॉमन रैंक लिस्ट निकलती है, सीआरएल जिसको कहते हैं। इसमें रैंक 1 से लेकर 33,857 तक की रैंक निकाली गई है। साल 2025 की बात कर रहा हूं। ये कॉमन रैंक लिस्ट है 33,000। तो देखो साल 2025 में टोटल 54,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे, तो यहां पर सिर्फ 33,000 कैसे आए? तो बाकी के जो बच्चे हैं वो अलग अलग कोटा में है, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, अलग अलग जगह पे उनके रैंक है। तो कॉमन रैंक लिस्ट इतनी निकली। ठीक, रैंक आखिरी रैंक वाले को तो भूल जाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आईआईटी में सीट ही 18,000 है तो ये जो आखिरी रैंक वाला है उसको सीट नहीं मिली होगी, तो ठीक है इसको भूल जाते हैं, ये बस इसको रैंक मिली है। तो जो रैंक 1 है उसको कितने नंबर आए? तो 116 नंबर आए फिजिक्स में। कितने का था फिजिक्स? 120 नंबर। केमिस्ट्री में 105 नंबर आए, कितने थे? 120 का। और मैथमेटिक्स में 111 आए, कितने का था? 120 का। टोटल 360 के पेपर में, 360 का पेपर में 332 आया। अब देखो ये अलग अलग साल अलग अलग रहता है, ये तो 2025 का मैंने दिखाया, तुम किसी और साल का देखोगे तो कभी 320 है, कभी 280 है, डिपेंड करता है पेपर कितना टफ है। ठीक है, तो आप रैंक 1 को अपना वो मत लीजिए, मतलब बेंचमार्क मत लीजिए। तो भैया किसको बेंचमार्क लें? तो अब देखो, अब बेंचमार्क लेना होता है तो मैं आपको वैसे बता देता हूं, आईआईटी बॉम्बे में हर साल जो आखिरी रैंक जाता है, जो सबसे पीछे के ब्रांच वाला जो बच्चा होता है, वो करीबन 3 से 4,000 रैंक वाला होता है। तो अगर आप 3 से 4,000 रैंक को अपना टारगेट बनाते हो, तो 3 से 4,000 रैंक में अगर आ गए तो बात बन जाएगी। अब 3 से 4,000 रैंक के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा? तो आप मोटा मोटी ये समझो कि 3 से 4,000 रैंक के लिए आपको रफली 200 नंबर के आसपास पहुंचना होगा। कितना? 200 रफली, मतलब 200, अब वो 150 से 200 हो सकता है। तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि भैया 200 नंबर पे काम बन जाएगा आउट ऑफ 360 इन जेडब्ल्यू एडवांस। बोला हूं मेंस नहीं, मेंस में तो आपको चाहिए, मतलब अच्छा नंबर चाहिए। क्लियर है भाई? यहां तक समझ गए? अब बात करते हैं ड्रीम ब्रांच। देखो अब आईआईटी जब तुम जा रहे हो तो तुम आईआईटी ऐसा थोड़ी बोलोगे कि सर कोई भी ब्रांच दे दीजिए, फूड टेक्नोलॉजी दे दीजिए।
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दे दीजिए, ऐसे ब्रांच में जाओगे। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दे दीजिए, ऐसे ब्रांच में जाओगे, नहीं जाओगे। तुम्हारा भी रहेगा भाई जो अच्छा ब्रांच है उसमें जाएंगे। तो अच्छा ब्रांच कौन सा है? कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ऐसे बढ़िया बढ़िया ब्रांचेस है, ऑटोमेशन है, डेटा साइंस है, एआई है, ऐसे ब्रांचेस में लोग जाना चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा बेस्ट ब्रांच कौन सा है आईआईटी बॉम्बे का? तो भैया कंप्यूटर साइंस। पूरे मार्केट का सबसे बेस्ट ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला जो बच्चा है वो कितने रैंक तक जाता है? तो रैंक 1 से लेकर रैंक 66 पे बंद हो गया साल 2025 में। रैंक 66, ऑल इंडिया रैंक 66। साल 2024 में 68 पे बंद हुआ, साल 2023 में 67 पे बंद हुआ, 70 भी नहीं टच हुआ है कभी भी। सच बता रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे में मात्र 60 सीटें हैं कंप्यूटर साइंस की। 5-6 आगे चला जाता है, क्योंकि 5-6 कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कोई एमआईटी जाता है, कोई आईएससी बैंगलोर जाता है, कोई कुछ करता है, पर वैसे 5-6 बच्चे होते हैं। बाकी 60 के 60 जो टॉप रैंकर होते हैं वो आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस लेते हैं। तो कभी भी 70 रैंक पे भी नहीं गया है, हमेशा 60 रैंक तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। और अगर उतना चाहिए तो कितना नंबर लाना होगा? देखो 310, 320, 284। मतलब इस साल पेपर बहुत टफ था, तो मतलब आप मोटा मोटी मान के चलिए 300 नंबर से ज्यादा लाना पड़ेगा अगर आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस चाहिए। और अगर इसी आईआईटी बॉम्बे में आखिरी में चाहिए तो देखो, अच्छा मैंने तुमको 3-4 हजार बताया था, यहां पर और दिख रहा है कि आखिरी वाला है 2300 रैंक पे, 2300, 2400, अच्छा 2000, तो सॉरी भाई 3000, 4000 भी नहीं, 2-2.5 हजार में ही खत्म हो जा रहा है। तो अगर 2-2.5 हजार में खत्म हो जा रहा है तो देखो नंबर तो उतना ही चाहिए, 175। ये नंबर मैंने सही बताया था, 200, 189, 200 नंबर आपको कम से कम चाहिए। एकदम आखिरी का ब्रांच अगर लेना है तो आखिरी का कौन सा ब्रांच? देखो इकोनॉमिक्स है। इंजीनियरिंग करोगे इकोनॉमिक्स में, कोई करना चाहता है? मेरे को तो नहीं लगता कोई करना चाहता होगा। चलो इससे ऊपर आते हैं, मैथमेटिक्स, बीएस इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में रिसर्च करना है, वो भी नहीं चाहता होगा लोग। एनर्जी इंजीनियरिंग, एनर्जी का इंजीनियरिंग करना चाहते हो, सुने हो? बहुत सारे बच्चे नहीं सुने होंगे। फिजिक्स का इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, चलो एरोस्पेस तो लोग लेना चाहते हैं, बट इसके लिए भी 2300 रैंक है। तो एक बात तो पक्की, अच्छा नहीं 4000 तक है, वही तो मैं बोला कि 4000 में कोई याद था, 3000, 4000, तो 4000 पे सिविल है, तो सिविल सबसे आखिरी में है। तो 4000 रैंक तक गया है, और 4000 के लिए कितना? 150, 180, मोटा मोटी 200 नंबर मानो कि हाँ भैया 200 नंबर तो आपको चाहिए। तो आपको अब पूरा रोड मैप अगर मैं दिखाऊं तो देखो, सबसे पहले जेईई मेंस निकालना है। मेंस में मिनिमम 150 नंबर चाहिए, लेकिन एक अच्छा 150 नंबर में तो सिर्फ क्वालिफाई करोगे। पर बच्चा अपने आप को बोलता है यार आईआईटी नहीं मिला तो क्या करेंगे, तो कम से कम एनआईटी तो सिक्योर हो जाए। तो एनआईटी आपको 200 में मिलेगा, 200 आउट ऑफ 300। ये होगा 3 घंटे का पेपर। 3 घंटे के पेपर में आपको 200 नंबर स्कोर करना है आउट ऑफ 300। अगर ये क्वालिफाई हो जैसे 200 पे तो हो ही जाएगा, तो फिर आप आओगे जेईई एडवांस में। जेईई एडवांस में भी आपका टारगेट 200 प्लस होना चाहिए आउट ऑफ 360, और ये 6 घंटे का पेपर होगा, 3-3 घंटे में 2 बार। समझ रहे हो? और इसमें भी अगर जेईई एडवांस में, ये आईआईटी बॉम्बे के लिए बताया, अगर जेईई एडवांस में भी ऐसा है कि आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस चाहिए या अच्छा ब्रांच चाहिए, तो आपका ये मार्क्स बन जाएगा 300 आउट ऑफ 360 इन अ पेपर ऑफ 6 आवर्स। समझ पाए क्या? तो इस तरीके से तुम पहुंचोगे आईआईटी बॉम्बे। क्लियर है भाई? बोलो हाँ या ना। तो अब समझ चुके होगे कि आईआईटी बॉम्बे पहुंचना है तो बड़ा परिश्रम करना होगा, मेहनत खूब सारी डालनी होगी। ठीक है? वैसे मैं आपके इस मेहनत की जर्नी में हमेशा साथ रहूंगा, इस बात का वादा मैं कर सकता हूं। मेहनत का वादा अगर आप करें तो मैं आपको रास्ता दिखाने का वादा कर सकता हूं, और वो काम मैं वेदांतु जेईई मेडिजी पे भी कर रहा हूं, वेदांतु क्लास 10th मेडिजी पे भी करूंगा, और जहां पे भी बच्चा जिस भी तरीके से मुझसे जुड़ सके, मैं उन जगहों पर बच्चों की मदद करूंगा पूरी तरह से, ताकि वो अपने सपने को पा सके। ठीक है? तो आप इस चैनल के नीचे जब चैनल पे क्लिक करोगे तो वेदांतु क्लास 10th मेडिजी मिल जाएगा। क्लास 10th मेडिजी वाले चैनल पे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिलते रहें जो आपको आपके लक्ष्य तक, आपको आपके सपनों तक पहुंचा दे। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और किसी भी टाइप के और वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है छोटे बच्चों की जिज्ञासाएं बहुत होती हैं, उनके मन में सवाल बहुत होते हैं, तो उन सारे सवालों को जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होगी। तो कोई भी अगर और वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।